नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर न्यूज एंड एनालिसिस में। और आखिर वो अब दिन आ गया जिसके बारे में हमने आपको पहले ही एक बार शायद अवगत कराने की कोशिश की थी। हाँ, गलती हमारी उसमें थोड़ी थी, लेकिन हम क्या करें, हमें तो लगा था कि ये महाशक्तियाँ निकलेंगी और ये महाशक्ति है। और हमने क्या, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने ये देखा था और ये बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने खुद इसको प्रकाशित किया था। हमें क्या, हमने तो वहां से उठा और हमने देखा और उन्हीं की न्यूज को बता दिया। हम कोई पत्रकार तो है नहीं कि जाकर वहां से बताएं। हमारा काम पत्रकारिता नहीं, वहां के मुद्दों को विश्लेषण करना है और हम उसके एनालिसिस पे आपको बताना होता है। हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि अब फिर आने वाली है महंगाई, आप जाकर नीचे देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि ईयू जो है रसिया पर एक प्राइस कैप उसके तेल पे लगाने वाला है। अगर उसने लगा दिया और रूस ने तेल देने से सबको इनकार कर दिया, या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, भारत के लिए रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां वहां से तेल लेना बंद कर दी, तो किस प्रकार अर्थव्यवस्था जो है डवाडोल हो सकती है और महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। जिस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और न कंट्रोल करने की वजह से कई सरकारें गिर गई, क्या वो महंगाई फिर से एक चरम सीमा लेने वाली है। लेकिन आज एक बार फिर EU G7 के देशों ने और साथ साथ अमेरिका ने मजाक उड़ाकर अपना मजाक बनाकर रख दिया। बात साफ है। कारण ये है दोस्तों कि आज 5 दिसंबर, जो हमने कहा था कि आपको 5 दिसंबर पे प्राइस टैग लगेगा, वो प्राइस टैग लगा दिया गया है। लेकिन आपको मालूम है वो प्राइस टैग कितना लगाया गया है? नहीं, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको प्राइस टैग कितना लगा है। $4 का। क्या $4 का? आप सोच रहे होंगे ना। हाँ दोस्तों, $4 का। इस पे भी वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, कारण बता रहे हैं। आज का न्यूज, सुबह सुबह का न्यूज आया कि यू या G7 के दोस्त, G7 या कोई कंट्री रसिया से तेल $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं ले सकती। आपको मालूम है रसिया जो है EU को, यानी यूरोपियन यूनियन को और G7 के देशों को कैसे तेल बेचता है? नहीं मालूम। $64 प्रति बैरल। हाँ, $64। अभी वो 60 कर रहे हैं आप। हाँ, बताता हूँ क्या हुआ है। उन्होंने, बात यह है कि आप एक मार्केट में गए और आप सोच रहे होंगे कि प्राइस टैग होता क्या है। पहले ये सुन लीजिए, आप जानिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पे सब्जी मार्केट है, बहुत सारे सब्जियों की दुकानें हैं। आप वहाँ गए और वो जो भी है, जो भी क्या दुकान अच्छी चलती दुकान है, अच्छी दुकान है, पर आप भी वहाँ से सामान तो लेते हैं पर आपका बनता नहीं है। उसने कोई गलती कर दी। आप वहाँ गए, आपने बोला ये कैसे दे रहे हो आलू? उसने कहा ₹100 किलो। अच्छा, मार्केट में क्या रेट है? ₹100 किलो। आपने कहा कि मैं तुम्हारा तो आलू लूंगा, लेकिन 95 के ऊपर नहीं दूंगा, वरना जाओ, मैं तुमसे सामान निकलता, तुम पे सैमसंग लगाता हूँ। वो कहेगा तुम एक थोड़ी हो, मार्केट में बहुत खरीदार है, जाओ, नहीं देता। रसिया इस समय आलू बेचने वाला है। तेल की सबसे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा जरूरत यूरोपियन यूनियन को है। अरे अपने घर में गैस नहीं रहेगा तो ठंड से मर जाएंगे बेचारे। लेकिन प्राइस टैग तो लगाना है उनको। प्राइस टैग वो भी जेलेंस्की सोच रहा है ना कि मैं कमेडियन हूं कि ये यूरोपियन यूनियन वाले। कारण साफ है, जेलेंस्की तो प्रोफेशनल कमेडियन है, जिसे वहां की जनता ने बना दिया यूक्रेन का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी कहें, राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। अब यूक्रेन का क्या हाल है आपको मालूम है, बर्बाद हो रखा है। एक कमेडियन के हाथ में गया देश तो बर्बाद तो होना ही था, जो हो रखा है। लेकिन ये लोग चले थे यूक्रेन को बचाने के लिए और रसिया पे प्राइस टैग लगाने।
यूरोपियन यूनियन को भी मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है। रसिया ने कहा, जाओ कुछ दिन नाराज रहो, मैं तुम्हें तेल और गैस नहीं देता, काट लो की ठंडा, तुम्हारी ठंड में मौत होने वाली है, तुम अपने औकात में आने वाले हो, हम क्या, हमें क्या। और उसने ये भी कह दिया, जाओ मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, मैं पूरे विश्व को बेचूंगा तेल, और 60 से ऊपर बेचूंगा। अब बात यह है, यही यूक्रेन, यही यू वाले पहले कहाँ पे आए थे, भारत में और चीन में, ये मनाने के लिए कृपया आप हमारे प्राइस टैग का मान रख लीजिएगा। अरे भैया, भारत वहां से 30% सस्ता, 40%, 55-56 डॉलर प्रति बैरल लेता है तेल, आप 60 कर रहे हैं। भारत भी हंस रहा है, रसिया भी हंस रहा है, चीन भी हंस रहा है, साला 55 के नीचे तो लाते। अरे वही नल्ला पाकिस्तान जो अभी कुछ दिन पहले जाकर रसिया से क्या कह रहा था कि हमें भारत वाली फुल लीजिए दे दो, कहा उसने कि हमें भारत की रेट पे तेल दे दो। रसिया ने कहा, जान नहीं देता, पहले काम करो, वो जो हमारा जो गैस पाइपलाइन वाला ये डील हुआ था ना, उसे पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सोचता हूँ। हाँ, तेल सस्ता तो नहीं दूंगा, पर गैस को सस्ता दे दूंगा। इधर पाकिस्तान भी साला टेंशन में है, अरे कम से कम थोड़ा तो नीचे लाते, कुछ तो हमें सस्ता मिल जाता, पर नहीं। बात है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, या अमेरिका, भारत और चीन से डरते हैं। उन्हें मालूम था कि अगर ज्यादा इधर किया तो भारत और चीन नाराज हो जाएंगे। इधर अपनी इज्जत बचाने के लिए जो भी करे। अब मान लीजिए कि आप कोई भी क्लास है, वहां क्लास का एक बच्चा है बहुत शरारती है, उसे आप सजा देना चाहते हैं, तो उसको क्या करता है टीचर, कई बार मारता नहीं है, क्योंकि मारेंगे तो झूठे रोएगा, हल्ला करेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। या फिर उसे आप डांटते हैं तो भुनभुनाता है, उससे भी क्लास डिस्टर्बेंस होती है। उसे कहता है जाओ बाहर और किनारे पर दीवार में चिपक के हाथ लेकर ऊपर लेकर खड़ा कर लो। अब वो लड़का मान जाता है, कारण कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा हाथ, कभी ऐसे कर लेगा, वो किसी तरह डाल लेता है। लेकिन रसिया, यहाँ पे बच्चा वो रसिया ही है, लेकिन रसिया यहाँ पर वो ऐसा बच्चा नहीं है जो मान लेगा। उसने साहब कहा, जाओ, नहीं मानता तुम्हारे प्राइस कैप को। अब प्राइस कैप को रसिया ने मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा, मैं अपना तेल बेचूंगा, इससे ज्यादा पे बेचूंगा। इधर जेलेंस्की सोच रहा है उसके साथ क्या मजाक हो गया। आपको मालूम है, रसिया पूरे यूरोपियन यूनियन को 70 बिलियन डॉलर का तेल बेचकर प्रॉफिट कमाता है, 70 बिलियन डॉलर का, और उसका रक्षा बजट 60 बिलियन डॉलर। मतलब कि वो जितना का तेल यूरोपियन यूनियन या फिर G7 के देशों को बेच देता है, उससे कम का उसका रक्षा बजट है, जिसकी सेना ने यूक्रेन में पूरी तरह तबाही मचाई हुई है। अब इसके बाद अमेरिका का ट्वीट आता है, इससे रसिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे क्या नुकसान होगा, 5% की कटौती की है आपने, उससे कोई खास नुकसान तो होने वाला है नहीं। इधर जेलेंस्की खुद परेशान, अलग परेशान, पाकिस्तान अलग ही परेशान है। कारण साफ है कि इस प्राइस टैग को लगाकर यूरोपियन यूनियन एक तो अपना पैर काटा है, और दूसरा रसिया पे इसका कोई भी प्रभाव होने से रहा। इसका मतलब साफ है कि रसिया अपना व्यापार ऐसे ही करता रहेगा। कारण देखिए, रसिया ने साफ कह दिया, मैं इस प्राइस टैग को नहीं मानता, यूरोपियन यूनियन को मैं तेल गैस के सप्लाई को रोक रहा हूं, इसके वजह से वहां पे ठंड की स्थिति में क्या होगा आपको मालूम ही है। जेलेंस्की सोच रहा है कि मैं कॉमेडियन हूं या यूरोपियन यूनियन वाले। इधर अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई भी यहाँ पे इस प्राइस टैग से शायद ही कोई यूक्रेन का जो समर्थक होगा थोड़ा भी उसको राहत मिला होगा या खुश होगा। ये साफ है यूरोपियन यूनियन ने बहुत सा गंदा सा मजाक किया है, जिसका प्रभाव कुछ भी नहीं हो सकता यूरोपियन यूनियन पे। देखिए, आपने सोचा होगा, हमने कुछ दिन पहले एक मुद्दा डिस्कस किया था, इसमें यह डिस्कस किया था क्या रिलायंस या नायरा जैसी कंपनियां हैं यूरोप
रूस से तेल आयात करना बंद कर देगी। अरे क्या बंद कर देंगी? रूस जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत है $80-82 है, जो है दूर के सप्लाई में। मगर भारत को रूस 55 से $57 बिलियन में एक बैरल देता है। भारत और चीन के लिए उसका व्यवहार अलग है। भारत और चीन को वो हर सामान सस्ता देता है। साफ है कि भारत, चीन और रसिया एक दूसरे के दोस्त हैं। भारत चीन दोस्त नहीं है, पर रसिया के दोनों दोस्त हैं। अब भारत क्या बैन करेगा? भारत तो पहले ही उनके प्राइस टैक्स से सस्ता ले रहा है। क्या बढ़ा हुआ दाम लेकर मैंने भारत से वो लोग कहेंगे कि आप मेरा प्राइस टैग का समर्थन करिए, तो क्या भारत $3-4 बढ़ा दे? नहीं बढ़ा सकता ना। इसलिए भारत को तो अपना प्रॉफिट, भारत ने इसमें दूसरा रास्ता भी सोच रखा था। भारत की वेनेजुएला से, अजरबैजान से, हर जगह से भारत सस्ता तेल आयात कर रहा है। इस समय भारत को 50 से 60 इसी के बीच में सारे ऑयल मिल रहे हैं। उधर ईरान भी भारत को सस्ता तेल देने के लिए बुला रहा है, इराक बुला रहा है। मतलब साफ है कि भारत की प्रभुसत्ता बढ़ रही है और भारत को नाराज अमेरिका या G7 के दोस्त देश नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसके ऊपर प्राइस टैग रखा गया। लेकिन इधर जेलेंस्की ने ट्वीट किया, ये बहुत ही घटिया सा प्राइस टैग है जिससे रसिया पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब रूस जो है इसने साफ मना कर दिया है। अब देखिए, बात है कि आगे ठंड आने वाली, ठंड आने वाली क्या, लगभग ठंड आ चुकी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी कड़ाके की ठंड रहती है यूरोप में। हमारे लिए ठंड का मतलब होता है रजाई, गद्दा और थोड़ा बहुत हो गया, ग्लव्स लगा लिए हो गया, बाहर निकल रहे हैं तो टोपी लगा लिए। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में खुद को गर्म रखने के लिए गैस को जलाया जाता है, रूम को हीट किया जाता है, वहां की टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है। ऐसे नहीं यूरोप के भूखे नंगों का देश कहा जाता है। पहले देखिए, आपके देश को कितनी बार लूटा गया, फिर भी आप 5वीं अर्थव्यवस्था क्यों बन गए? क्योंकि हमारा जो वातावरण है हमारा साथ देता है, या हर प्रकार का, हर समय का, हर सीजन के अनुसार हम भोज्य पदार्थ को उपजाऊ करके उगा लेते हैं। ऐसा यूरोप में नहीं है। यूरोप में हर चीज खरीदना है, क्योंकि यूरोप का वातावरण यूरोप का साथ नहीं देता है। वहां पे ठंड कड़ाके की पड़ती है और उस ठंड की वजह से वहां का माहौल अलग है। परंतु ऐसे में जो मर रहा है वो कह रहा है, जाओ मैं तुमसे सामान नहीं लेता, उसका भुगतान वो भोगेगा, यूरोपियन कंट्री भोगेगी, EU भोगेगी, जिसको भोगना है भोगे, उससे हमें क्या। मगर अब आप समझ गए होंगे कि यूरोप का जो है, इस यूरोप जो है इसको इतना ऊपर प्राइस टैग क्यों रखा? कारण साफ है, यूरोप को मालूम था कि अगर मैं भारत का जो रेट है उसके नीचे लाएंगे तो भारत और बाकी चाइना कंट्री उनसे नाराज हो जाएगी। और इस समय यूरोप किसी भी हाल में इन दोनों कंट्रियों को नाराज करने के चक्कर में नहीं है। अब आप ये तो समझ गए कि भारत का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भारत तेल ऐसे मंगाता रहेगा। इसीलिए हमें कुछ दिन पहले कहा था कि 14-15 रुपए क्या सस्ता होने वाला है तेल। लेकिन ऐसा आप देखते हैं भारत की सरकार या भारत गवर्नमेंट क्या करती है, क्या तेल को सस्ता करती है या फिर अपने प्राइस को उतना ही रखती है। पहला मुद्दा समाप्त हुआ। धन्यवाद। दूसरा मुद्दा है JNU का। भारत का ही है, JNU से है। JNU में एक नारा लगा हुआ दिखा, जो लिखा था, एक प्रोफेसर है मिश्रा जी, उनके रूम के आगे लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों JNU छोड़ो। और कैंपस में हर जगह लिखा था कि ब्राह्मणों और बनियों कैंपस छोड़ो। ये शायद वहाँ के वामपंथियों ने लिखा था, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब अभी तक ये बताना तो मुश्किल है कि ये वामपंथियों की सोची समझी साजिश थी या किसकी, या वहाँ पे और जो छात्र संगठन है उनका। लेकिन जगह जगह बोर्ड पे लिखे हुए नारे कि ब्राह्मणों और बनियों कैंपस छोड़ो या फिर खून की होली होगी, ये देश को चिंतित करते हैं। क्योंकि ये जो देश विश्व में शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है, वहाँ उस देश में
उसी देश के नागरिकों के खिलाफ दोहरा दर्जा का व्यवहार हो रहा हो, और ये लिखने के बाद कोई भी नेता अभी तक न उतरा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे कोई भी, जो अगर यही नारा आप सुन सकते हैं किसी अन्य कास्ट के खिलाफ या दलित के खिलाफ या किसी अन्य धर्म जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों के खिलाफ लिख दिया गया होता तो अब तक देश में क्या होते। लेकिन जैसे ही ये नारा सामने आया, इस बार एक बात तो अच्छी हुई, केवल ब्राह्मण संगठन ही नहीं, सारे हिंदू संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो या हिंदू युवा वाहिनी हो या फिर कोई भी ब्राह्मण संगठन हो या फिर करणी सेना हो, सब ने मोर्चा खोल दिया। इतना तक कि कई संगठनों ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी ये नारा लिखने वाले को बताएगा या फिर जो भी ऐसे लोग को पकड़वाएगा उन्हें हम 50 से 1 लाख का इनाम देंगे। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ हुई, यहाँ पर भी हिंदू कहे या ब्राह्मणों ने एक चीज तो देखा, एक चीज तो माना, वो देश के संविधान के पक्ष में चले और अभी भी संविधान के साथ लगकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, ना कि सर तन से जुता। ये बात देखने में हमें अच्छी लगी और ये अच्छी बात भी है कि हम अपने संविधान के साथ चले। लेकिन ये वामपंथ विचारधारा द्वारा लिखा गया स्लोगन हमें कश्मीर की याद दिलाता है, क्योंकि कश्मीर की घटना भी एक दिन में तो नहीं हुई थी। कश्मीर में भी शुरू में ऐसे ही हुए, कुछ पोस्टर लगे, उसके बाद जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ वो आपको मालूम होगा। अभी लेकिन वही जेएनयू जो भारत विरोध का पर्यायवाची बन चुका है, वही जेएनयू जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, या फिर कई ऐसे नारे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे जो नारे लगे, वही जेएनयू आज फिर से अपने दूसरे ही बगावती तेवर के रूप में दिख रहा है। जेएनयू जो कभी अच्छी पढ़ाई और अच्छे राजनेता फिर अच्छी शिक्षा का मानक हुआ करता था, आज जेएनयू भारत विरोध का पर्यायवाची कैसे बन गया। आखिर किस प्रकार यहाँ पे वामपंथी विचारधारा ने अपना पैर पसारा और भारत की बर्बादी की तरफ जेएनयू को ले जाने लगा, ये बात हमें भी सोचनी होगी। और आपके अगर बच्चे उस जेएनयू में पढ़ते होंगे तो उन पे नज़र भी रखनी होगी कि कहीं आपका लड़का कहीं किसी भी वामपंथ विचारधारा से तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि हमें वामपंथ विचारधारा को भारत से पूरी तरह अगर समाप्त नहीं किए तो भारत में ऐसी नारा लगती रहेगी। हाँ, हमारी प्रशासन तो एक्टिव हो गई है और जो भी लिखा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो करने की कोशिश कर रही है, पर क्या केवल गिरफ्तारी मात्र या 2 या 3 मंथ की सजा भी होती है, क्या वो काफ़ी है? ये तो नहीं हो सकता। वामपंथ विचारधारा को पूरी तरह समाप्त करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपको इस तरह देखना होगा कि उसका एक मेंबर तक चुनाव न जीत सके, पूरे वामपंथ को खत्म कर दे। देश से अगर वामपंथ की फंडिंग, वामपंथ के एक लोग तक खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये युद्ध नहीं रुक सकता। वामपंथ को, हाँ, आपको हथियार से नहीं है, आपके विचारधारा, कानूनी हथियार से युद्ध लड़ना होगा और वामपंथ को समाप्त करना होगा, क्योंकि ये वामपंथ जो है हमारे हिंदू धर्म पर अटैक कर रहा है। अब देख रहे हैं बनिया और ब्राह्मण पर अटैक है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण और वैश्य 2 वर्ण के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है। अगर ये 2 वर्ण समाप्त होते हैं तो फिर 2 को समाप्त करना बहुत कठिन बात नहीं होगी, क्योंकि संघ में शक्ति होती है। इतना ही नहीं, मिश्रा जी के कैबिन के आगे लगा था कि आप संघ के शाखाओं में लौट जाइए। शाखाओं में लौट जाइए मतलब साफ है कि शाखा में केवल ब्राह्मण नहीं जाते हैं, वहाँ पूरी हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, क्योंकि इसी शाखा का एक जो संगठन है वो आदिवासी संगठन के लिए भी कार्य करता है। उसके कई कॉलेज स्कूल हैं जो हिंदू संगठन के लिए कार्य करता है। मतलब कि साफ है कि ये वामपंथ की लड़ाई केवल एक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं, ये पूरी हिंदू धर्म के खिलाफ है। हाँ, वर्ण व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करना या क्या करना है वो अलग बात है,
पर वो हमारी आपसी बातें हैं, उसे हमें वामपंथ या फिर किसी भी अन्य समुदाय का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। इस मुद्दे के लिए भी अगला मुद्दा फिर आएगा। मनोज मुस्तफिर ने कहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम रावण भी हैं, हम चाणक्य के रूप में भी देखते हैं तो हम द्रोण के रूप में भी देखते हैं। हमें शस्त्र चलाना आता है, हमें राजनीति करना भी आता है और हमें अधर्म का के खिलाफ के लिए या फिर हमें वेद भी आता है। लेकिन बातें यहाँ पर ये नहीं रुकती है दोस्तों कि क्या ये व्यवस्था जो है, एक जो जेएनयू से मुद्दा उठ रहा है, क्या एक केवल वर्ण के खिलाफ है या दो वर्ण के खिलाफ है या पूरी हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये तो देखना होगा। हाँ, मनोज मुस्तफिर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके विचार की आप सोच रहे होंगे उनका समर्थन मैं कैसे कर रहा हूँ। आज ये आप भी कह सकते हैं कि क्या वो आपके पक्ष में बोला इसलिए आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, वरना वो जो आदि पुरुष में जो भी उनके कार्य हैं उनका समर्थन किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। आगे देखना होगा कि क्या मनोज मुस्तफिर जो है इस प्रकार से एक सामयिक रूप से अपना विचार बदले हैं या फिर हमेशा के लिए वो अपना विचार बदल कर पुनः से अच्छे मार्ग पे आए हैं। वो आगे उनके कर्म ही बताएंगे। अतः उनके फिल्मों का या उनका समर्थन न करते हुए उसके किसी भी अच्छे वाक्य को समर्थन तो किया जा सकता है, क्योंकि रावण में भी कई ऐसी बुराइयां थी, लेकिन उसकी कुछ खूबियों का समर्थन तो प्रभु श्री राम ने भी किया था। अतः उसकी अच्छाइयों का समर्थन तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एंड एनालिसिस में। आपको ये मुद्दा तीसरा मुद्दा है और मुद्दा ये है कि कभी भी जो लड़ाई है दुनिया में जो रही है, भारत पाकिस्तान या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या फिर भारत चाइना, ऐसी लड़ाइयाँ कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं रही है। असली जो लड़ाई विश्व में रही है वो पावर की लड़ाई रही है और वो लड़ाई साम्यवाद और पूंजीवाद में रही है। एक तरफ जहाँ पूंजीवाद का असली चेहरा अमेरिका को माना जाता था, वहीं दूसरा साम्यवाद रूस था यानी यूएसएसआर। लेकिन अब दो साम्यवाद शक्तियाँ एक होकर जहाँ पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रही है, वहीं पूंजीवाद की एक बड़ी शक्ति उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बात यह है कि जहाँ पे रसिया और चाइना दो साम्यवाद की ताकतों ने गठबंधन किया और जहाँ से पहले स्पेस में अपनी शक्ति दिखाई और वहाँ पर अपना ताकत दिखाते हुए अपना स्पेस सेंटर ही न बनाकर बल्कि न बनाया, जबकि चांद पे जाने की बात कह दी, वहीं रूस ने और चीन ने मिलकर इंडियन पैसिफिक ओशियन में न्यूक्लियर विमान उड़ा दिया। यहाँ तक किसी देश के ऊपर से एक जहाज उड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है और माना जाता है कि वो देश तुरंत अलर्ट हो जाता है और तुरंत अपना शक्ति दिखा देता है। पहले भारत और अमेरिका, जहाँ पे भारत में एक उत्तरांचल में उत्तराखंड और क्या कहते हैं उसे अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास कर रहे थे, चीन ने उसका विरोध किया। और देखिए बात यह है कि अमेरिका ने अपने अलग अलग जगह पे अपना उपनिवेश बना रखा है, एक जापान, उधर दक्षिण कोरिया। किसी को भी अमेरिका को हड़काना होता है तो इन दोनों के ऊपर से कुछ कर देते हैं और अमेरिका तुरंत अमेरिका को बता देते हैं। वही काम किया, एक जहाज उड़ा इधर से, वो भी न्यूक्लियर बम्बर के साथ, और उत्तर कोरिया और जापान के ऊपर से निकला चीन का, उधर से रसिया का उड़ा, फिर इधर से चीन का उड़ा। ये होते हुए उन्होंने रसिया ने दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। तो उधर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी, उन्होंने 6th जनरेशन का विमान उड़ाकर दिखा दिया। 6th जनरेशन का विमान, जी हाँ, अभी विश्व में 4.5 जनरेशन तक का विमान है। देखिए विमान का जनरेशन किस प्रकार है, जो 1950 के दशक में है वो फर्स्ट जनरेशन, 60 के दशक में सेकेंड जनरेशन, 70 के दशक में थर्ड,
फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन जो है 80-90 के दशक में 4 से 5 के बीच में आए, और अभी तक हाईएस्ट 4.5 जो राफेल थे वो थे। लेकिन अमेरिका ने B-21 विमान जो उड़ाया है वो 6 जनरेशन का है। आप कहेंगे कि 6 जनरेशन के विमान की खूबियाँ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अब आप कहेंगे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, हाँ हम बताते हैं आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, मानिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, जैसे देखिए आपको होता क्या है कि मानिए कि अब अमेरिका को कोई विमान उड़ता हुआ आया और आप पे बम गिराया और चला गया, और आपको पता भी नहीं चला। आपको पता चला कि कोई उल्का पिंड कर तो नहीं गिर गया है। जब तक पता चलेगा वो अपने घर में रहेगा। जहाज़ कहाँ, देखिए 2 प्रकार की ताकतें होती है। एक जो होती है बम्बर जो जाकर बम गिराते हैं, और दूसरी होती है रडार जो उसे पकड़ता है। रडार का काम ये होता है, रडार क्या करता है, रेडियो वेव को छोड़ता है, उसके ऊपर से कुछ जा रहा है उसे ट्रैक करता है, उससे लड़ाता है और वो वापस आ जाता है। और वो वापस आकर उस टेक्नोलॉजी की वजह से उस रडार के कब्जे में आपका बम्बर आ गया, इधर से मिसाइल छोड़कर आपने मार दिया। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो विमान है वो उस रेडियो वेव को ही या तो कैप्चर कर लेगा, या फिर उसे डाइवर्ट करके ऊपर भेज देगा, इधर उधर भेज देगा, या फिर उसे ख़त्म कर देगा। अब बताइए, जब रेडियो वेव ऊपर से नीचे ही नहीं आएगी तो रडार के पकड़ में ही नहीं आएगा वो बम्बर। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ऐसे बहुत से सारे देश कहते हैं, चीन भी कहता है कि उसके पास है 10% वाला या 2026 तक, ये या फ्रांस भी कहता है। लेकिन रसिया फ्रांस कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना नहीं पाया था। लेकिन अमेरिका जो करता है पहली बार बहुत बड़ा करता है, चाहे वो परमाणु बम बनाना ही क्यों ना हो। और उसने फिर वही काम किया है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का विमान बनाकर सब दुनिया को दिखा दिया है कि असली सुपर पावर कौन है। आप कहेंगे टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास है, हम क्या करें। जैसे मानिए आपका कोई दोस्त है आईफोन लिया हो, बोले कि इसका ये टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है, तो आप कहेंगे अब तुम्हारे पास है, हम क्या मतलब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वो बम्बर है, वो आप पे चलाएगा, या फिर आप पे न भी चलाए तो वो विश्व मार्केट में बेचेगा। इस प्रकार उसने अमेरिका के लिए ये एक बूस्ट की बात है, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में ताकतवर बना रहना चाहता है। अब बताएं, आप स्टेट टेक्नोलॉजी का दूसरा बात कहेंगे। आप कहेंगे ठीक है, हम रेडियो टेक्नोलॉजी से नहीं पकड़ेंगे, हम उसे सेटेलाइट से पकड़ लेंगे, हम उसे लेज़र लाइट से पकड़ लेंगे। तो इसकी स्पीड ही इतनी है कि पकड़ना मुश्किल है। मतलब बात तो साफ है कि अमेरिका ने जो बनाया है बहुत बड़ा बनाया है। आप कहेंगे नहीं, हम तो इसको मार ही देंगे। ठीक है, आपने एक बार मार भी दिया कि जो भी सारी डाटा है क्लाउड को भेज देगा। क्लाउड मतलब इंद्रदेव नहीं, वो वहाँ पर फैला देगा और उसे कभी भी अमेरिका इकट्ठा कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानिए आपका पास कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप क्या करते हैं, उसे एक अपडेट कर देते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट से वो टेक्नोलॉजी उसमें चली जाती है। इसमें भी वही सिस्टम है, इसे आप अपडेट कर सकते हैं। जहाँ तक इस शताब्दी में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन अच्छा है, मतलब कि ड्रोन अच्छा है या फाइटर जेट अच्छे हैं। मतलब ड्रोन, आप समझ सकते हैं कि ड्रोन क्या होता है, बिना पायलट का उड़ने वाला एक ऐसा व्हीकल जो जाकर किसी भी जगह पे बम्बार्डमेंट कर सकता है और इसे बैठकर ही अपडेट किया जा सकता है। इस स्थिति में फाइटर जेट और उसके बीच में जहां बात चल रही थी, ये एक मान के चलिए सबसे तेज़ उड़ने वाला ड्रोन टाइप का ही है, क्योंकि इसमें भी बैठने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं है, ये वहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। अर्थात साफ है, ये सबसे तेज़ चलने वाला एक जहाज़ है। जहां सुखोई 57 के लिए रसिया बात कर रहा है, वही चाइना भी अपना जेट बना रहा है। 2026 तक दावा करता है बना लेंगे। फ्रांस का भी दावा है, लेकिन अभी कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका ने ये बनाकर दिखा दिया है कि उसका वो क्या कर सकता। अब जहाँ तक बात है कि ऊपर रडार और नीचे सोनार का यूज करते हैं, वहीं जहाँ तक की बात है कि फिर से एक बार यूएसएसआर और पूंजीवाद और साम्यवाद की जो लड़ाई चल रही है, उसमें पूंजीवाद रूपी अमेरिका आगे दिख रहा है, क्योंकि ये समय जो है टेक्नोलॉजी के बाद मायने में ही रखा है। जहाँ तक बात कर सकते हैं भारत का जो राफेल है,
इससे अगर आप उसकी तुलना करते हैं, ये 2000 राफेल जाता है तो वो पूरे उसकी जो वो है 3000 का स्पीड है। वहीं ये जहाँ 3400 किलोमीटर तक जा सकता है वो पूरी दुनिया में वार कर सकता है। प्राइस कॉस्टिंग में भी वो ज़्यादा है। ये विश्व मार्केट में अमेरिका की ताकत को बहुत बढ़ाने वाला है। इसे बनाने वाली कंपनी ने इसका नाम B-21 रेडार रखा है, क्योंकि रीडर रखा है, क्योंकि रीडर हमेशा अग्रसर होता है। इसी कारण शायद इसका नाम रीडर पड़ा होगा। नॉर्थरोप का आप जो नाम सुन रहे हैं, आपने सुना होगा कि बोइंग या फिर अन्य कंपनियों का नाम सुना होगा, नॉर्थरोप कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। तो ये ऐसे बातें, ऐसे ही मशीन बनाने के लिए जानी जाती है। इसकी खुफिया आप इतना तक मान सकते हैं कि जब तक ये बना किसी भी कंट्री को मालूम तक ना चला, और ना ही इसकी प्रिंटिंग, ताकि रूस और चीन इसकी डबिंग ना बना ले। लेकिन इसको चीन ने भी स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ तो बना रखा है। भले और देश दावा जरूर करते हों वो भी बना लेंगे, पर चीन की अमेरिका की इस ताकत को अभी लोहा मानना पड़ेगा। ये इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। ये इसकी जो क्षमता है किसी भी रडार को चकमा देने की बहुत बड़ी बात है। क्या ये S-400, आप सोच रहे होंगे कि भारत का S-400 को क्या चकमा दे सकता है, तो ज़्यादा चांस है कि हाँ दे सकता है। वैज्ञानिकों का दावा था कि ये जैसे कि इस स्टेल्थ सिस्टम के बनाए गए, अमेरिका ने भी कई बार दावा किया है कि स्टेल्थ सिस्टम का उसके पास बहुत सारे जहाज़ें हैं। लेकिन अच्छे वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर आप अच्छा सा रडार लगा ले तो उसे पकड़ सकते हैं, पर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ही बात है अमेरिका के लिए। जहाँ तक अमेरिका को धड़काने के लिए रसिया और चीन मिलकर उधर अपना रुतबा दिखा रहे थे, इधर अमेरिका ने दिखा दिया उसकी ताकत क्या है। न्यूज एनालिसिस का ये तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब स्टार्ट होगा चौथा चैप्टर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब स्वागत है आपका पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 जहां आपने देखा पहले पार्ट में विदेश की बात हुई, दूसरे में फिर भारत की न्यूज़, तीसरे में विदेश की न्यूज़, तो चौथे पार्ट में भी भारत की न्यूज़ आएगी। हम एनालिसिस करेंगे अब पत्रकार रवीश कुमार के इस्तीफे पे। पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफे के बाद जैसे ही इस्तीफा दिया, उनके साथ पुणे वाजपेयी से लेकर ऐसे कई लोग पत्रकार जो आए जो मोदी सरकार के खिलाफ थे, और शायद उन्हीं के वजह से उन्होंने पत्रकारिता को छोड़कर यूट्यूब का शरण लिया था और यूट्यूब पर पत्रकारिता करना चालू कर दिए थे, और आज भी वो वहीं पे कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा जो कभी एबीपी पे काम करते थे, उन्होंने भी छोड़कर यूट्यूब का सहारा ले लिया था। ऐसे में रवीश कुमार ने जब यूट्यूब का सहारा लिया तो उनके समर्थन में वो लोग तो आ गए, पर रवीश कुमार के बारे में कुछ जानना तो अब ज़रूरत होगा, क्योंकि रवीश कुमार ने जो इस्तीफ़ा दिया है, क्या उसमें मोदी सरकार का हाथ है या अडानी का, या फिर रवीश कुमार कौन है? मैं रवीश कुमार, आपने सुना होगा प्राइम टाइम में रवीश की आवाज़ से अच्छे सरकारों की नींद उड़ाने वाले रवीश कुमार की पत्रकारिता किस स्तर की थी, उन्हें जानने के लिए अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। लेकिन ये रवीश कुमार शुरू से ही कहें तो वे वामपंथ के समर्थक रहे। कभी कांग्रेस सरकार में 2 से 3% की ग्रोथ को भी मनमोहन सिंह की उपलब्धि बताने वाले रवीश कुमार 6 से 7% ग्रोथ रेट पे भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार पत्रकार थे। उनकी पत्रकारिता को देखा जाए तो रवीश कुमार ने बहुत अच्छे लक्ष्य को हासिल किया, क्योंकि रवीश कुमार स्वयं वामपंथ का सहारा लिए और वामपंथ पूरे वर्ल्ड में फैला। रवीश कुमार अपने स्टूडियो में हमेशा वामपंथियों का समर्थन किए और हमेशा से ही वे दक्षिण पंथ के विरोधी रहे, और इसीलिए उनके कभी भी इन्होंने स्वीकार ही शायद नहीं किया कि दक्षिण पंथ का राज आ गया है, अर्थात भाजपा का राज आ गया है। कांग्रेस वामपंथ और दक्षिण पंथ को मिलाकर चलने की तो बात कहती रही, पर वो कांग्रेस भी हमेशा शुरू से ही
वामपंथ का समर्थक रही। यही कारण है कि जेएनयू में जब ब्राह्मणों के खिलाफ नारा लगा तो कांग्रेस का कोई नेता सामने नहीं आया। वहीं असम में जैसे ही क्या कह रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा लव जिहाद के बारे में बोला तो उस पर भी मुद्दा रवीश कुमार ने ही बनाया। कभी हर छोटे से छोटे काम में कांग्रेस की उपलब्धि बताने वाले रवीश कुमार बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी भाजपा में गलती ही निकालते रहे। कभी नेशनल हाईवे बनने से चोर जल्दी भाग जाएंगे बात कहने वाले रवीश कुमार आज ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता का कभी स्वर्णिम युग तो था ही नहीं, पर अब भस्म युग आ गया है क्योंकि उसे अडानी ग्रुप ने ले लिया। एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीदा तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी चैनल को खरीद सकते हैं लेकिन उसके पत्रकार को नहीं, उनके अंदर के ज़मीर को नहीं। पर क्या रवीश कुमार को नहीं मालूम वो अपना ज़मीर कब का बेच चुके हैं? ये वही रवीश कुमार हैं जो कांग्रेस के आगे इतना नतमस्तक हैं तो हमेशा से ही कांग्रेस का समर्थन करते रहे। तो रवीश कुमार नरेंद्र मोदी को से लेकर नरेंद्र मोदी के हर योजनाओं का, हर अच्छे कामों का विरोध करने वाले रवीश कुमार आज किस मुँह से कह रहे हैं कि वो सच्चे पत्रकार हैं। कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह की सरकार में अपने दफ्तरों से किसको मंत्री बनाया जाए ऐसा आरोप लगाने पर रवीश कुमार कहते हैं कि आज के पत्रकार बिक गए हैं, तो शायद कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसकी शुरुआत तो आपने ही की थी। हाँ, आपके समर्थन में बरखा दत्त जरूर रहेंगी, आपके समर्थन में बहुत ऐसे लोग आएंगे, लेकिन एक ऐसे भी नेता है जो समर्थन तो करेंगे और आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। लेकिन अगर क्रिकेट के आईपीएल में कोई ऐसा खिलाड़ी न बिके जिनका मार्क प्राइस ज़्यादा हो या ये कहें उसकी खेलने की औकात न हो, लेकिन रवीश कुमार तो ऐसे तो नहीं थे। आप बहुत अच्छे पत्रकार थे, आपने हमें बताया था कि सरकार का विरोध कैसे किया जाता है, पर वो विरोध आपने तब बताया था जब भाजपा की सरकार थी। आप उस समय न बता पाए जब आपकी यानी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस विपक्ष के हर गलत काम का समर्थन करने वाले रवीश कुमार जब कोई दलित मरता था, अगर वो भाजपा के राज्य में मरा हो तो वहाँ पर जाने वाले रवीश कुमार कभी किसी भी राज्य में, कांग्रेस के राज्य में दलित की मौत पे हल्ला तक ना बचाएं। हाँ, आप वही रवीश कुमार हैं जिसने जब एक बार दंगा हुआ, गोली चली थी तो एक मुसलमान युवक ने चलाया था, पर आपने सूत्रों के हवाले से बताया था कि हिंदू हैं। हाँ, आप वही रवीश कुमार हैं जो दिल्ली दंगा में आपका समर्थन करते रहे। हाँ, आप वही रवीश कुमार हैं। आप वही रवीश कुमार हैं जो हमेशा देश विरोधी ताकतों का समर्थन किया। हाँ, हम भूले नहीं हैं रवीश जी, आप वही रवीश कुमार हैं। आपके जाने से उन लोगों को जो वामपंथ के समर्थक रहे हैं उनको दुख तो हुआ होगा, पर हमें दुख नहीं। रवीश जी, आप जब शुरू में आए थे तो आपकी आवाज़ में वो जादू थी जिन्होंने आपके पत्रकारिता के शिखर पर ले गया, लेकिन जैसे जैसे आपके मालिक बिक गए, अर्थात एनडीटीवी के जो मालिकाना हक वाले लोग थे वो बिक गए, उनकी मालिकाना कम हो गई और अडानी ग्रुप की मालिकाना ज़्यादा हो गई। आपने तो अपनी अब की कमाई उसी पर रखी थी, अडानी को गाली देना, अंबानी को गाली देना। लेकिन क्या आपको मालूम है पूंजीवाद और साम्यवाद का मेल रखने वाला भारत पूंजीवाद का विरोधी तो नहीं है, और अडानी ग्रुप का विरोध करके आप कुछ नहीं। हाँ, आपने कभी वेनेजुएला का नाम सुना होगा, जहाँ के नेताओं ने जब पूंजीवाद का विरोध किया आज वही वेनेजुएला किस हालत में पहुंच गया, क्योंकि पूंजीवाद की सारी कंपनियां चली गई। हाँ, अडानी ग्रुप से ये हम तो नहीं कहते कि अडानी को सब कुछ दे दीजिए, लेकिन अडानी ग्रुप ने जो कार्य किया है या फिर अंबानी ने जो कार्य किया है, टाटा ने जो कार्य किया है, उससे पीछे भी नहीं हट सकते। सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, पर ये पूंजीपति नौकरियां दे सकते हैं, और उन्होंने यही किया है। पर आपकी पत्रकारिता तो देखने लायक थी, क्योंकि जब भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, भारत का सोना भी शायद गिरवी रखा जाता, ऐसी स्थिति में भारत की जब सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था नीचे गई, ऐसी स्थिति में आपने मनमोहन सरकार का जो समर्थन किया, आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छी थी माननीय, लेकिन आपने उसी कामों के लिए भारत विरोधी दिखाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वामपंथ द्वारा प्राप्त करने के बाद
आज फिर से भारत को नीचा दिखाए, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में भस्म युग आ गया है। ऐसा नहीं है। विश्व की भले शक्तियाँ हमें 150 नंबर की पत्रकारिता पर लाकर खड़ी कर दे, क्योंकि भारत को बदनाम करना चाहती है, वरना हर मंच से मोदी सरकार से सवाल पूछना, हर कहाँ क्या भारत की इतनी खराब पत्रकारिता तो नहीं है। हमने भी न्यूज़ें देखी हैं, लेकिन आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हाँ रविश जी, आपका पत्रकारिता को सादर प्रणाम, धन्यवाद। अब देखेंगे आप पार्ट नंबर 5 वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। आपका फिर पार्ट 5 में पार्ट 5 ये है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हुई है। जी हाँ, तालिबान ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। बात यह है कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री तालिबान गई थी, अफ़गानिस्तान गई थी, और वहाँ पे वो अब तो तालिबान कहना ही उचित होगा, तालिबान के रक्षा मंत्री से मिलना चाहती थी। पहले वो विदेश मंत्री से मिली और कुछ बातें की, लेकिन फिर वो रक्षा मंत्री से मिलना चाहती थी, पर वहाँ के रक्षा मंत्री ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। आप कहेंगे कि वो तालिबान जिसको लाने में इमरान खान का सबसे बड़ा भूमिका था, जिसे लाने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी, वो तालिबान एकाएक पाकिस्तान का दुश्मन कैसे बन गया? कारण साफ है कि पाकिस्तान बिक गया। तो आप कहेंगे पाकिस्तान बिक गया, ये तो इसकी पुरानी चाल है, पुरानी हरकत है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भारत ने पहले ही एशिया कप में जाने से मना कर दिया है। वहीं वहाँ पर पाकिस्तान में उपस्थित तहरीके तालिबान ने, मतलब टीटीपी ने, तहरीके तालिबान ने मतलब पाकिस्तानी तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा युद्ध विराम ख़त्म। आप कहेंगे कि युद्ध विराम, हाँ, पाकिस्तान की सेना ने वहाँ के तालिबान से एक वो किया था, हस्ताक्षर किया था, वो उसके किसी भी नेता को नहीं मारेगी, और इस बदले में तालिबान पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान आज तक कौन सा समझौता माना है जो ये मानेगा? भारत पे भी उसने किया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ठंडे में वो सियाचिन में घुस गया था, जिसे भारत ने उसे फिर से ठोक कर मार डाला। ऐसी स्थिति में जैसे ही तालिबान आया था, उस समय तो लगा था ये तालिबान पाकिस्तान का समर्थक होगा। आप कहेंगे कि तालिबान का रक्षा मंत्री पाकिस्तान के किस प्रकार समर्थन कर सकता था? आपको मालूम होगा कि भारत में जब हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, इसी रक्षा मंत्री के पिताजी ने हाईजैक किया था, और उस समय भारत से एक आतंकी छुड़ाए गए थे, महमूद अजहर। वही अजहर महमूद जो पाकिस्तान में इस समय उपस्थित है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने कहा था कि अजहर महमूद अफ़गानिस्तान में है, तो तुरंत तालिबान ने कहा कि जी नहीं, वो तुम्हारे पास है, और तुरंत उसने ऐसी कर दिया। लेकिन अब आप समझेंगे कि ये नया विवाद कैसा है, क्योंकि वहाँ के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। कारण ये था कि अलकायदा का चीफ लादेन के मारे जाने के बाद उसका असली चीफ जो डॉक्टर थे, जो अलकायदा का असली चीफ जो था, उसको मरवाने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था, क्योंकि वहीं से उस अमेरिका की जहाज़ जो थी ऊपर गई थी, और यहीं से स्पेस को यूज किया गया था और उसे मारा गया था। जबकि जो अमेरिका 10 से 15 साल तक रहने के बाद अफ़गानिस्तान में अलकायदा के चीफ को नहीं मार पाया, वहीं अमेरिका जाने के बाद मारता है, तो ये तालिबान की बेइज्जती तो थी। लेकिन ये आप कहेंगे कि तालिबान की वहाँ पे बेइज्जती के बाद यहाँ के जो पाकिस्तान में जो तालिबान है उससे क्या संबंध? वहाँ का एक गिलानी नेटवर्क है, उसी ने तालिबान और पाकिस्तान के आर्मी में वो गठबंधन कराया था। लेकिन फिर से वो गठबंधन करने के लिए तो गई थी, लेकिन इस बार तालिबान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इस संबंध के बाद भी तालिबान के कई नेताओं को यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने मार गिराया था, और वो कब से नाराज़ थे और उसका बदला लेना तो चाहते थे। वहीं तालिबान में जब मंत्री साहिबा गई तो उन्होंने मिलने की बात कही, तो वहाँ पे साफ इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो तालिबान भी समझ चुका था कि ये किस प्रकार के लोग हैं, और ज़रूरी भी था। अब बात यह है कि रक्षा मंत्री किस लिए गई थी? जैसे ही भारत ने एशिया कप खेलने से मना किया और वहाँ से तालिबान ने अपना गठबंधन तोड़ा, तो वहाँ पर गई इंग्लैंड की टीम जो इस समय क्रिकेट खेलने गई है, उसके मुंह सूखने लगा।
और वो समझ गई थी कि कुछ तो कुछ होने वाला है। ऐसे में ये जो गए थे कि जो बची कुछ इज्जत है वो बच जाए, क्योंकि एक वर्ल्ड कप विजेता टीम तुरंत आई हो, इससे कुछ तो इमेज सही हो रहा था। लेकिन अब तो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तालिबान ने साफ कह दिया कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। कारण साफ है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि जब हम आतंकवादी के समर्थक हैं और तुम भी आतंकवाद के समर्थक हो तो तुमने ऐसा क्यों किया, कि क्यों तुमने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान तो शुरू से ही बिकने वाला था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर से स्पेस यूज करना। और कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के कुछ बम जाकर तालिबान में गिरे थे, जिससे 35-40 लोगों की मौत हो गई थी, उसका भी बात बताया गया। अब वही तालिबान जो कभी अब पाकिस्तान का समर्थक हुआ करता था। पाकिस्तान ये सोचा था कि जब तालिबान आएगा तो वो मिलकर भारत से लड़ेगा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान को आगे किया रहता है और शुरू से ही पाकिस्तान तालिबान को आगे करके बहुत सारे फ़ायदे उठाता रहा है। अमेरिका भी इसको जानता था, लेकिन अमेरिका जानता था कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको अमेरिका यूज कर सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को पैसे देता रहा। जिस अजहर महमूद को मरवाने के लिए अमेरिका से पैसा मांग रहा था, तालिबान ने साफ कर दिया वो अजहर महमूद तो पाकिस्तान में ही है। अब तालिबान और पाकिस्तान की ये लड़ाई तो बढ़ती जा रही है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तालिबान जो पाकिस्तान में तालिबान है, वो बलूचिस्तान को क्षेत्र को अलग करके एक नया देश बनाना चाहता है और हम तो चाहेंगे कि भारत में भी इस तालिबान का समर्थन करें। आप जानते हैं कि जैसे ही अमेरिका गया तो तालिबान के जो घटिया शस्त्र छोड़ कर गया था उसको खरीदने के लिए पाकिस्तान आगे आया था, क्योंकि उसको मालूम था कि कहीं वो पाकिस्तानी तालिबानियों को हाथ में लग गया तो उसका पाकिस्तान का स्थिति क्या होगा। और मज़े की बात यह है कि जो आतंकवादी देश भारत में आतंकवाद सप्लाई करता था, वो अब खुद आतंकवाद से पीड़ित होने लगा है। अरे बोओगे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे, बात तो यही है। और आपने हमेशा ज़िंदगी भर आतंकवाद, ये वही तालिबान है जिसने 150 से ऊपर बच्चों को मारा था पाकिस्तान में, आप जानते ही हैं। ये वो तालिबान की शक्ति बढ़ रही है। हम ईश्वर से कृपा करें कि ये तालिबान बढ़े या न बढ़े, लेकिन भारत के क्या कर सकते हैं। भारत के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर इधर तालिबान से लड़ते हुए पाकिस्तान कमज़ोर हुआ तो भारत के लिए अच्छी बात है। ऐसे में भारत भी पीओके लेने की कोशिश करेगा, वहाँ पर भी विद्रोह तालिबान के द्वारा खड़ा कर सकता है। भारत सरकार को चाहिए कि उस तालिबानियों को हथियार दे ताकि ये पाकिस्तान की सेना कमज़ोर हो और तालिबान वहाँ का मजबूत हो और पाकिस्तान से आतंकवाद का नाश हो। ये लेकिन अब तालिबान समझ रहे होंगे कि दो है, लेकिन आप जो तालिबान यानी अफ़गानिस्तान का तालिबान है उसके रक्षा मंत्री आखिर क्यों खफा है ये आप जान गए होंगे। लेकिन क्या गिलानी नेटवर्क है क्या वो साथ देगा पाकिस्तान का? उसने भी इस बार साफ साफ हाथ खड़े कर दिए है। आप समझ रहेंगे कि गिलानी ये कौन कौन से नेटवर्क है? 4-5 नेटवर्कों द्वारा तालिबान की सरकार चलती है भाई, पढ़ लेना जाकर। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो पाकिस्तान ने पैसे लेकर अमेरिका के हाथों बिक कर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद ये हफ्ते की दूसरी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद क्या होता है, आगे क्या करता है। आप सोचेंगे कि हफ्ते की दूसरी इंटरनेशनल बेइज्जती वो क्या, हम बताते हैं आपको। अभी कुछ दिन पहले जब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने बगावती तेवर दिखाया था। आपको हमने बताया था अमेरिका के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीद सकता है सस्ता तो हम भी ले सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि जाओ ले लो। उसको पुष्टि करने के लिए अमेरिका में फिर पाकिस्तान गया और पाकिस्तान ने पूछा था कि हम वाकई ले सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा हाँ जाओ, अगर देता है तो ले लो। लेकिन रसिया ने साफ यह कहते हुए मना कर दिया था कि आप तो अमेरिका के गोद में खेलने वाले हैं और आपको मैं इतना सस्ता किलो अपने दोस्तों को देता हूँ
और वो दोस्त भारत और चीन है जिसका वो कम मूल्य पर देता है। अतः पाकिस्तान भी जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपका अंतिम और छठे पार्ट में न्यूज एंड एनालिसिस का स्वागत है। इसमें आप अपने देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक विदेश और एक देश के मुद्दे के बाद छठा मुद्दा फिर देश से संबंधित मुद्दा है। मुद्दा ये है कि क्या इस बार गुजरात चुनाव और भारत में हो रहे चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर किसका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का चुनाव है वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर की लड़ाई है और वहाँ 1-8% का ही हमें लगता है कि अंतर आएगा, लेकिन वो अंतर शायद भाजपा के पक्ष में जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि गुजरात चुनाव असली मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि अभी आपने गुजरात चुनाव के बारे में किसी मौलाना साहब का वीडियो में देखा होगा जो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? उनका ये कहना है कि मुसलमानों को औरतों को किसी भी पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए और अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो आप किसी न किसी पुरुष के सामने जाएंगी। अब वो दिल्ली के एमसीडी चुनाव का है या फिर गुजरात चुनाव का, उतना मैं क्लियर नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं कि आपको हिंदुओं के घर पे भी वोट देने जाना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान औरतों की आवाज़ भी औरत होती है, अतः उनको नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उन्हें मस्जिद में प्रवेश को भी वर्जित रखा गया ताकि वो, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो सबसे बड़ा काम होता है अल्लाह की इबादत यानी नमाज पढ़ना, लेकिन उनको वहाँ के अल्लाह के घर से भी दूर रखा गया। उनका कहना है इसीलिए मुसलमान औरत को चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनका कहना ये भी है कि अगर जहाँ पर मजबूरी है कि औरतें ही लड़ सकती है वहाँ देखा जाएगा, मतलब वहाँ धर्म पीछे हट सकता है। उनका मानना है कि पुरुष ही चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर औरतें चुनाव लड़ेंगी, असेंबली में जाएंगी, तो हम हिंदू काफिर उनके खिलाफ तो प्रस्ताव लाएंगे ही, बोलेंगे कि आपकी औरतें हिजाब के खिलाफ तो लाएंगे कि आपकी औरतें तो असेंबली में भी आ रही हैं। लेकिन ये सब वो किसी भी बड़े एक्टर के नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ तक इस्लाम में सिनेमा हराम है, लेकिन वहाँ पे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान उनके लिए हराम नहीं है, वो हलाल हैं। आप ये समझ सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता हो सकती है। हम किसी भी धर्म के धार्मिक पैसे की बात नहीं कर सकते, लेकिन महिला जो बात है हर धर्म की हर जगह चुनाव लड़ सकती है। अब आते हैं गुजरात चुनाव के बारे में। गुजरात चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसका। अब आते हैं पहली लड़ाई किसके बीच में है। तो लड़ाई जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। तो फिर आप जो सबसे ज़्यादा उछल रही है उसकी बात कौन करेगा। हाँ, बातें तो उसकी है क्योंकि वो शहर में आपकी पार्टी मजबूत है, तो आप कहेंगे भाजपा भी शहर में मजबूत है। अरे हाँ भैया, वही तो बता रहे हैं, जो आप है वो शहर में मजबूत है। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, कुछ वोट हैं वहाँ पे। अगर वो वोट काटती है तो उससे भाजपा को नुकसान होगा। अतः आपका जो बात है आप भाजपा के लिए नुकसानदायक है। वो वोट परसेंटेज कुछ गिरा सकती है, पर अगर पिछले चुनाव का एनालिसिस किया जाए तो पहले से ही आप भाजपा शहर में बहुत आगे है। ऐसे पे सारे सीटों की जमानत जब्त कराने के बाद आप शहर के कुछ सीटों पे अगर अपना वर्चस्व दिखा भी देती है और कुछ सीटों पे हल्का फुल्का नुकसान कर भी देती है, उससे भाजपा को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी वो चुनाव में वोट पाएगी, वो कांग्रेस के लिए लॉस होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नेट टू नेट फाइट है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का वोट पाना वो भाजपा विरोधी वोट होगा, जो आम आदमी पार्टी को मिलेगा वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। जहाँ तक भाजपा है उसे आपको कांग्रेस की बी टीम कह रही है, वहीं कांग्रेस भी आपको भाजपा की बी टीम कह रही है। वो किसकी बी टीम है ये बताने की बात तो नहीं है, क्योंकि वो खुद एक चुनाव लड़ने वाली टीम है, पार्टी है, जिसका दिल्ली और पंजाब में सरकार है। जहाँ दिल्ली में एमसीडी का भी चुनाव होने वाला है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का नज़रिया अपने ही बातों से बदलने का रहा है। क्या उस पर विश्वास करेगी? क्या फ्री की राजनीति के चक्कर में गुजरात आएगा?
देखने वाली बात होगी। लेकिन फ्री की राजनीति के चक्कर में आया हुआ वेनेजुएला का क्या हाल होगा, हर वीडियो में हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको समझना होगा कि फ्री की राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फ्री की राजनीति में आया वेनेजुएला आज बर्बादी के कगार पे है। अगर भारत भी इसमें आएगा तो भारत भी, वेनेजुएला का अपने पड़ोस का देश देख लीजिए, श्रीलंका भी उसी बर्बादी के कगार पे आकर खड़ा हो गया है। अतः आपको फ्री के राजनीति के चक्कर से तो दूर होना ही होगा। इसलिए आपको आम आदमी पार्टी का समर्थन न करें, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी पार्टी है जो फ्री की राजनीति के चक्कर में पड़ती है उसका आप समर्थन न करें। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये तो सोचना ही होगा कि आपका देश किस प्रकार आगे जाता है। क्या भाजपा की डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी और फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी, या कांग्रेस की बहुत सालों बाद वापसी आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की थी यहाँ आम आदमी पार्टी तो यहाँ आने से रही। हाँ, आम आदमी पार्टी वोट काटने की राजनीति कर सकती है और उसके द्वारा काटा गया वोट किसके पक्ष में जाता है ये देखने वाली बात होगी। चुनाव के दिन हम चुनाव का पूरा एनालिसिस करेंगे, किस सीट पे कौन आगे है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे, और कौन जीतता है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन जाते जाते ये कहेंगे कि इस पार्ट को अगर आपने पूरा देखा होगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे का वीडियो में हमने सबसे पहले रूस यूक्रेन के युद्ध के तहत बातें किया, उसके बाद हमने ये बातें की कि साम्राज्य की भारत के एक मुद्दे को उठाया जो ब्राह्मणों के खिलाफ मुद्दा था। हमने ये भी इसमें उठाया कि चुनाव का क्या मुद्दा चल रहा है। हमने पाकिस्तान की किस प्रकार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, इसमें ये भी मुद्दे को टच करने की कोशिश की। हमने ये भी कोशिश किया कि जो भारत में एक मुद्दा बन रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, उसे कैसे रोका जाए। हिंदुओं की एकता की भी बात की हमने। वही नहीं, केरल का एक मुद्दा और भी है जिसे हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा कि अडानी पोर्ट का विरोध क्यों हो रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या महंगाई बढ़ने लगी है, तो ईयू का प्राइस गैप के बारे में जो हमने इसमें एनालिसिस किया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे आपको देखना चाहिए। क्या ईयू के प्राइस गैप का कोई भी चक्कर पड़ा है तो उसका कोई फ़र्क तो भारत को नहीं पड़ता है, पर विश्व में उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है ये देखने वाली बात होगी। क्या ये सब जितने भी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के बीच की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असर क्या होगा, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई की ही देन है। क्योंकि भारत जहां पाकिस्तान जहां एक तरफ पूंजीवाद दी देश अमेरिका की गोद में उसमें बैठ रहा था, वहीं ठीक है, भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भी चलाया हो, लेकिन मन ही मन भारत भी साम्राज्यवाद यानी रसिया की गोद में जाकर बैठने की, गोद में तो नहीं कह सकते, पर उसका पार्टनर रहा है। भारत ने एक हाथ से ताली नहीं बजती। जहां रसिया ने भारत की मदद की है तो भारत ने भी रूस की बहुत जगहों पे मदद किया है। ऐसी स्थिति में भारत और रूस की दोस्ती, क्या भारत और रूस की दोस्ती, रूस चीन की दोस्ती, ये क्या रूस को एक ऐसी ताकत देगी जो विश्व स्तर पे रूस को बड़ा बनाए, या फिर जो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट बनाया है उससे फिर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में भारत ही एक महाशक्ति बन के उभरे, या फिर अगर कोई बनता भी है महाशक्ति वो रूस हो, चीन में हो, क्योंकि चीन भारत के साथ क्या संबंध है आपको भी मालूम है। और हम चाहेंगे कि भारत खुद आत्मनिर्भर बने और भारत की ताकत इतनी हो जाए, भारत किसी से जिस प्रकार अभी नहीं दब रहा है कभी नहीं दबे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एंड एनालिसिस में। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान, रसिया से महंगा गेहूं खरीदने के लिए कैसे मजबूर हो गया। आखिर पाकिस्तान रसिया जाकर जो सस्ता तेल या फिर गैस के लिए गया था,
अचानक महंगा डील करके कैसे चला आया। पाकिस्तान इसे भी अपनी कूटनीतिक जीत तो बता रहा है, परंतु इसकी सच्चाई अगर आप देखेंगे तो कुछ और ही है। बात यह है कि कुछ दिन पहले रसिया गया था पाकिस्तान का एक मंत्रिमंडल, वो वहां पे सस्ता गैस की डील करने गया था। सबसे पहले पाकिस्तान ने तो साफ साफ अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला कि वो वहां से खरीदना चाहता है। अमेरिका को तो मालूम था कि रसिया उसे सस्ता देगा नहीं, इसलिए अमेरिका ने कहा जाओ खरीद लो। और फिर जब पाकिस्तान वहां पहुंचा तो बोला कि हमें तेल चाहिए। रसिया ने कहा कि हाँ ले जाइए तेल, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि हमें भारत के रेट पर तेल चाहिए। रसिया ने कहा सॉरी हम तो नहीं दे सकते। रसिया और भारत का संबंध कुछ और है, रसिया और चीन का संबंध कुछ और है। आप तो पहली बार आए हैं, आप तो शुरू से ही पाकिस्तान और की गोद में खेले हैं, और हाल ही में तो आपने चीन के खिलाफ भी बगावत कर दिया था, अतः आपको तो हम सस्ता नहीं दे सकते। तब रसिया जो गया था पाकिस्तान का मंत्रिमंडल वापस आने लगा, लेकिन शहबाज शरीफ से उसने कुछ बातें की। अब पहले ही इमरान खान जो शहबाज शरीफ के खिलाफ और सेना के खिलाफ बोलते आए और भारत की तारीफ करते आए हैं, उस वजह से शहबाज शरीफ तो थोड़ा परेशान हो गए और उन्हें कुछ तो दिखाना था कि रसिया से कुछ पाए हैं। अतः उन्होंने सोचा क्यों ना हम रसिया से कोई और डील करें, लेकिन रसिया ने कहा था कि पहले आप पुराना मामला गैस तो सुलझाइए। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि रसिया जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे में रसिया के और भी हल्का तो नाराज हो ही गया था, लेकिन शहबाज शरीफ नया रिश्ता बनाने गए थे, उधर अमेरिका भी थोड़ा बहुत उधर नाराज था। ऐसे में वो अपने सेना का या फिर अपना अपमान कराना तो नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने गेहूं की बात की, गेहूं लेने के बाद की, और वहां से वो गेहूं लेकर आ गए और आकर उनको बताया कि हम वहां से गेहूं लाए हैं। एक गेहूं का डील करने का पीछे कारण और भी है कि जब मंत्रिमंडल परिषद जो जा रहा था रसिया, उस समय यहाँ के अखबारों में बहुत सारी हेडलाइनें आई थी कि पाकिस्तान डील करेगा रूस से, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक संबंध रूस के साथ बन रहे हैं, भारत की तर्ज पे डील करेगा पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल पाने में हुआ कामयाब। ऐसे ऐसे हेडलाइन अखबारों में चले थे, और अब पाकिस्तान को कुछ न कुछ तो अपनी इमेज बचाने के लिए करना था, तो उसने रूस से गेहूं खरीद लिया। आने के बाद जब बताया तो हमने रूस से गेहूं लिया है, तो लोगों को लगा कि शायद मुफ्त में लिया हो, और मीडिया ने पूछा क्या आप रूस से गेहूं मुफ्त में पाने में कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान ने कहा मुफ्त में नहीं, हम तो खुददार इंसान है, खरीद कर लाए हैं, आप मुफ्त क्यों बोल रहे हैं। तो मुफ्त की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन के साथ रसिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो गरीब देशों में, अफ्रीकन कंट्री में मुफ्त में गेहूं बांटेगा। इसलिए इनको सबको लगा कि शायद ये मुफ्त में पाने में कामयाब हो गए, मगर ये मुफ्त में गेहूं नहीं मिला था। उन्होंने महंगा गेहूं किला खरीदा था। आपको जानकर हैरानी होगी, $373 प्रति टन के हिसाब से गेहूं लिया है, जबकि भारत ने 250 से 270 के बीच में सारे देशों को बेचा था। अब एक बात ये भी आई कि उनका कहना है लोगों का कि आप भारत से सस्ता गेहूं क्यों नहीं लिए, जबकि भारत ने आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में फ्री गेहूं, चीन श्रीलंका में फ्री गेहूं पहुंचाया, आपको क्यों नहीं मिला। तो शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले ही वो भारत कश्मीर से 370 हटाकर संबंध बिगाड़ चुका है, हम भारत से बातें नहीं कर सकते। इस समय कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान में फ्लड आई थी, उसके चलते पाकिस्तान में $1 बिलियन का लॉस हुआ था। इस लॉस को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को कुछ तो कुछ करना था, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान अपने ईगो पर आ रहा और महंगा गेहूं खरीद कर लाया। इस प्रकार पाकिस्तान की इंटरनेशनल में रूप में रसिया के साथ क्या संबंध है साफ नजर आता है। आगे की न्यूज बाद में देखेंगे। धन्यवाद।